कल के टॉपिक में अपन लोगों ने पेंशन की प्रति माह कर योग्य राशि और एक मुश्त राशि में से कितना भाग कर योग्य हो, कितना कर मुक्त हो, सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी हो, तो किस संबंध में किस तरह से गणनाएं करते हैं, इसके ऊपर चर्चा की। कल जो एक प्रश्न आप लोगों ने इसमें किया वो कर्मचारी था गैर सरकारी, और जब गैर सरकारी कर्मचारी होता है तो आप लोगों को ये अच्छे से बता दिया गया है कि उसका वेतन या पेंशन, गैर सरकारी कर्मचारी हो तो वो उसके लिए गत वर्ष है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, कर निर्धारण वर्ष से तुरंत पहले का, कर निर्धारण वर्ष से जो भी आपको गणना करवाई जाती है, ये कहा जाता है कि कर निर्धारण वर्ष ये है, तो जस्ट उससे पिछला साल गत वर्ष, और उसकी अगर वो गैर सरकारी कर्मचारी है तो अवधि होगी 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो गैर सरकारी कर्मचारी की परिस्थिति में आपने पेंशन से संबंधित गणना की। अगर वो सरकारी कर्मचारी होता है तो फिर इस बात का आप लोगों को ध्यान है कि सरकारी कर्मचारी होता है तो उसका गत वर्ष से मार्च टू फरवरी होता है, कर निर्धारण वर्ष से तुरंत पिछला वर्ष, और उसकी अवधि होगी मार्च से लेके, और मार्च का मतलब 1 मार्च से लेके अगली जो फरवरी आएगी वहाँ तक, फरवरी 28 की हो सकती है, 29 की हो सकती है, उसके लिए वो गत वर्ष है। तो कल वाले प्रश्न में ए पॉइंट आप लोगों ने देख लिया था, उसका बी पॉइंट आज अपन देख लेते हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि कर्मचारी का नाम है वीरेंद्र और 31 जुलाई 2019 को राजस्थान सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होता है। 31 जुलाई 19 को रिटायर हो जाता है, जुलाई के महीने में नौकरी करता है, फिर रिटायर हो जाता है। उसको 1 अगस्त 19 से 36,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त होती है। उसकी पेंशन जो स्वीकार की गई है वो 36,000 पर मंथ, और वो शुरू हो गई थी 1 अगस्त से। फिर उसके बाद में आगे चल के 1 जनवरी 20 को, अगस्त के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5 महीने तक उसको 36,000 रुपये पेंशन मिल रही है। 1 जनवरी को क्या करता है, 1 जनवरी 2020 को उसने अपनी पेंशन के 2/3 भाग को एक मुश्त राशि में परिवर्तित करा दिया। पेंशन के 2/3 भाग, 2/3 भाग का मतलब जो कुल पेंशन स्वीकृत हुई मंथली, उसकी 36,000 रुपये स्वीकृत हुई थी, उसका 2/3 उसने एक मुश्त में परिवर्तित करा लिया तथा 40 लाख रुपए प्राप्त किए। आपको प्रश्न में ये मिल गया कि जो पेंशन की एक मुश्त राशि वो ले रहा है वो 40 लाख रुपए हैं। आपको ये देखना है कि 40 लाख रुपए में कितना कर योग्य है, कितना कर मुक्त है, आपको कैलकुलेट नहीं करनी है अब। फिर उसने सरकार को 20 वर्ष 8 माह के लिए सेवाएं प्रदान की। उसने कुल सेवा करी 20 साल 8 महीने। ठीक है, अपने को इसमें आप लोगों को गणना करनी है पेंशन की, और पेंशन में दोनों तरह की पेंशन आ गई, मंथली पेंशन और जो एक मुश्त राशि पेंशन की प्राप्त करी वो, और जो एक मुश्त राशि प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, COMMUTED, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका गत वर्ष है
और गत वर्ष का मतलब जिसमें वो आय कमा रहा है, वो गत वर्ष से है 19-20, ये गत वर्ष हो गया। गत वर्ष के बाद में देखना है कि कर्मचारी कैसा है, तो ये सरकारी कर्मचारी है। और आप लोगों को ये थ्योरी में अच्छी तरह से दिया हुआ है और मैंने बता दिया था कि अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो उसको पेंशन के बदले में जो भी एक मुश्त राशि प्राप्त होती है वो सारी की सारी कर मुक्त होती है। तो इसका मतलब ये है कि वो वेतन में शामिल, या वेतन में शामिल होने का मतलब है वेतन के जो लास्ट का कॉलम अपन लेते हैं अमाउंट का, उसमें शामिल नहीं होगी। लेकिन आप लोग अंदर की साइड में दिखाएंगे ज़रूर, ताकि एग्जामिनर को ये पता लग जाए कि बच्चे को इस संबंध में पता है कि इसका लेखा किस तरह से किया जाएगा। तो ये बात हुई, ये प्रारंभिक बातें हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बिना पुस्तक के काम चलाने की जो प्रवृत्ति आप लोगों में पैदा हो रही है उसको त्याग दें और यथाशीघ्र पुस्तक ले लें और उसको पढ़ना शुरू कर दें। वो आप लोगों के हित में है, बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अब उसके बाद में अपन पेंशन की इस कर्मचारी के लिए, जो सरकारी कर्मचारी है, उसके लिए गणना करते हैं। और गणना करेंगे तो पहले तो इसको अगस्त से जो पेंशन मिल रही है, अगस्त से लेके दिसंबर तक के 5 महीने होते हैं, 5 महीने तो उसको पूरी पेंशन 36,000 रुपये मिलती है। तो आप लोग लिख देंगे 1 अगस्त से 31/12 तक फुल पेंशन है इसकी, ब्रैकेट में दिखा देंगे 36,000 × 5 और अमाउंट आएगा 1,80,000। लास्ट का कॉलम अपना अमाउंट का होता है, उससे पहले विवरण लिखते हैं अपन, जिसको आप लोग पर्टिकुलर्स कहते आए हैं। फिर इसके नीचे आगे चलेंगे तो ये तो हो गई इसकी दिसंबर तक की पेंशन। और फिर चूंकि ये सरकारी कर्मचारी है तो इसका गत वर्ष से फरवरी में ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब 2020 के 2 महीने ही अपन शामिल करेंगे। और 2 महीने कौन कौन से? जनवरी और फरवरी, 2 महीने शामिल करने हैं। तो इसको नीचे फिर लिखेंगे 1 जनवरी 20 से 28 फरवरी 20 तक। और ब्रैकेट में इसको जो पेंशन मिल रही है 2 महीने में वो दिखाएंगे। पहले इसको 36,000 रुपये पेंशन मिल रही थी, लेकिन इसने 2/3 भाग बेच दिया। 2/3 बेच दिया, इसका मतलब अब इसके पास में बचा है 1/3। तो आप लोग 36,000 को गुणा कर देंगे 1/3, जो होती है 12,000। तो 12,000 रुपये की पेंशन अब ये मंथली लेगा। और जनवरी और फरवरी 2 महीने होते हैं, तो 12 को गुणा कर देंगे 2 से, तो ये हो गए 24,000। तो ये 2 चीज़ें दिखा दी अपन ने, दिसंबर तक की पेंशन दिखा दी, जनवरी और फरवरी की पेंशन दिखा दी। और उसके नीचे अब जो इसने एक मुश्त पेंशन ली है, जिसको अपन कहेंगे कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, उसको विवरण के कॉलम में दिखाएंगे नीचे, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन करके। अगर इसमें कुछ राशि कर योग्य होती तो अमाउंट वाले में दिखाते, लेकिन चूंकि ये सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कर्मचारी को अगर जो भी कम्यूटेड पेंशन मिलती है वो सारी की सारी ही कर मुक्त होती है, इसलिए अमाउंट के कॉलम में आप लोग दिखा देंगे एग्जेम्प्ट, EXEMPT, एग्जेम्प्ट मानी होती है कर मुक्त। तो इसके लिए गत वर्ष में इसकी पेंशन की जो राशि है जो कर योग्य है उसका जोड़ हो गया 2,04,000। तो इस तरह से ये अपन ने दोनों कर्मचारियों के लिए देख ली कि सरकारी कर्मचारी है तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं और गैर सरकारी है तो किस तरह से लेखा किया जाएगा, ये देखा आपने। उसके बाद में अब कुछ आगे चलते हैं। और अगला जो हेडिंग है वो है छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि। कर्मचारियों की छंटनी कर दी जाती है, रिट्रेंचमेंट कहते हैं इसको, रिट्रेंचमेंट। तो रिट्रेंचमेंट पर या छंटनी पर अगर क्षतिपूर्ति की राशि मिलती है, और सामान्य रूप से ये
आयकर विभाग के द्वारा अनुमोदित या केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अंतर्गत ही मिलती है। तो कर मुक्ति के लिए आप 2 पॉइंट बनाएंगे कि जो राशि मिली उसमें से निम्नलिखित सीमा तक राशि कर मुक्त होगी। 2 पॉइंट कौन से बनाएंगे अपन? पहला पॉइंट आपको बनाना है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25(b) के अनुसार निकाली गई राशि, यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अनुसार जो राशि आती है वो पहले पॉइंट में कितनी राशि आती है अभी अपन चर्चा करेंगे, कैलकुलेट करेंगे पहले पॉइंट के अनुसार। और दूसरे पॉइंट में दे रखी है 5 लाख रुपए और दोनों में से जो कम हो। तो इन्होंने ये कह दिया कि 2 पॉइंट बनाओ और दोनों में से जो कम होगी वो राशि कर मुक्त होगी। अगर राशि इससे कम मिलती है तो सारी कर मुक्ति होगी, और नहीं तो ये दोनों पॉइंटों में जो सबसे कम वाली है उसको आप कर मुक्त कर देंगे, बाकी को कर योग्य कर देंगे। अब उसके बाद में फिर बात ये आती है कि पहला जो पॉइंट है उसके अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अनुसार राशि आएगी कितनी। तो ये कहते हैं उस एक्ट के अनुसार, उस अधिनियम के अनुसार सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए, सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए का मतलब उसने जितने साल नौकरी की है प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन छंटनी पर क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। यानी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए उसको 15 दिन का वेतन देंगे। अब वेतन कौन सा, इसके लिए उन्होंने कहा है कि इस उद्देश्य के लिए छंटनी होने वाले माह के तुरंत पूर्व, जिस माह में उसकी छंटनी हुई उससे तुरंत पहले के 3 कैलेंडर माह का औसत वेतन लिया जाएगा। छंटनी से जस्ट पहले के 3 महीने लेंगे अपन, और उन 3 महीनों का औसत वेतन लेंगे। इसके आधार पर आप फिर 15 दिन का औसत वेतन 1 साल के लिए देंगे। वो जो वेतन है वो आएगा आपका वो छंटनी से तुरंत पहले के 3 माह का, और 3 माह में डेज कितने थे वो कैलकुलेट कर लेंगे आप कि 30, 31 या 31 या 31, 31 + 30, इस तरह से 90 से ऊपर होंगे, 91, 92 जो भी होंगे वो डेज कैलकुलेट कर लेंगे, और उसमें उसको जो 3 महीने में वेतन मिला है उसका भाग दे देंगे तो 1 दिन का आ जाएगा। और 1 दिन के बाद में अपन 15 दिन का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से ये राशि आपने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत निकाल ली। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, ये कहते हैं कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनके ऊपर ये लागू नहीं होता है या उनको कर मुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे जो मुख्यतः प्रबंधक या प्रशासक के रूप में नियुक्त हैं, जो मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त हैं, उनको ये लाभ नहीं मिलेगा जो मैनेजर हैं। और या फिर ये कहते हैं कि वो अधीक्षक के रूप में नियुक्त हो, अधीक्षक का मतलब सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्त हो, और प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करता है, तो भी उसको इस कर मुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। और एक परिस्थिति और है कि अधीक्षक के रूप में नियुक्त हो परंतु वो कार्य करता हो प्रबंधक के, तो भी उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने ये 2 पॉइंट के अनुसार गणना करनी है। और गणना करें तो वेतन के बारे में आपने देखा कि 15 दिन का वेतन देखना पड़ेगा। लेकिन वेतन से क्या तात्पर्य है, जगह जगह सैलरी हेड में जब वेतन की बात आती है तो किसी पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करने के लिए वेतन से तात्पर्य आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। यहाँ पर 15 दिन का वेतन दे रहे हैं, और वेतन में क्या क्या शामिल करेंगे वो इन्होंने बता रखा है कि वेतन से यहाँ पर तात्पर्य है कि बोनस, ग्रेच्युटी एवं कर्मचारी के कल्याण के लिए किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कोष में नियोक्ता के अंशदान को छोड़ के समस्त पारिश्रमिक
बोनस शामिल नहीं करना, ग्रेच्युटी शामिल नहीं करनी है, और कर्मचारी के कल्याण के लिए अन्य कोई वो योगदान करता है तो नियोक्ता तो शामिल नहीं करना है, तो बाकी चीज़ें शामिल करनी है। बाकी में इन्होंने कह दिया सारा का सारा समस्त पारिश्रमिक, चाहे वो नगद मिलता हो या सुविधाओं के रूप में मिलता हो, जिसको मुद्रा में अपन व्यक्त कर सकते हैं। और इसी तरह से भत्तों के बारे में भी इन्होंने ये कहा है कि भत्तों की भी ग्रोस राशि शामिल की जाएगी, कर योग्य नहीं। भत्ता जितना मिलता है वो सारा का सारा शामिल किया जाएगा, न कि केवल कर योग्य। और ये चीज़ें जुड़ेंगी तो उसका वेतन आ जाएगा। तो इसका मतलब वेतन का मतलब उसका मूल वेतन है, और महंगाई भत्ता आ गया, महंगाई वेतन आ गया, और अन्य भत्ते आ गए जो जिनकी सकल राशि होगी। लास्ट में एक बात ये बताई गई है कि यदि ये छंटनी केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित किसी योजना के अंतर्गत की जाती है तो फिर ये संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आज आपने दो बातें देखी कि पेंशन के संबंध में सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी हो तो किस तरह से ट्रीटमेंट करें, और छंटनी करते हैं और क्षतिपूर्ति मिलती है तो उसके संबंध में किस तरह से व्यवहार और लेखा करेंगे, ये आप लोगों ने देखा। आप लोगों से अपेक्षा ये है कि बुक की थ्योरी आप लगातार थ्योरी और उदाहरण लगातार देखते रहेंगे तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अन्यथा आप लोगों को ये लगने लगेगा कि हमसे पार नहीं पड़ रही है। ठीक है, थैंक यू।